रहे थे भारत के इतिहास के अतीत के वैभव की, और उसमें सभ्यताओं का इतिहास हम पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ लिया। आज हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का वर्गीकरण हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे वैदिक सभ्यता। सबसे पहले वैदिक सभ्यता की स्थापना, सभ्यता का विस्तार, स्थापना, विस्तार। देखिए, वैदिक सभ्यता की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में पढ़ा, साहित्य स्रोत, और साहित्य स्रोतों में हमने पढ़ा था चारों वेदों का विवरण, वेदांग साहित्य को, पुराण साहित्य को, स्मृति साहित्य को और महाकाव्य को। वे सभी जो वैदिक जो साहित्य स्रोत थे, जिनको हम धार्मिक साहित्य कहते हैं, जैन और बौद्ध को छोड़कर जो धार्मिक साहित्य थे, वो सब के सब वैदिक सभ्यता के स्रोत माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक सभ्यता को हमें लिखित विवरण वैदिक सभ्यता का हमें जो मिला, इसीलिए वैदिक सभ्यता को हम पहली भारत की ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। पहली भारत की ऐतिहासिक सभ्यता, ध्यान दें, पहली भारत की ऐतिहासिक सभ्यता वैदिक सभ्यता है। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में वेदों में, साहित्यों में उनका लिखित विवरण मिलता है। इसे पहली भारत की ये ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आद्य इतिहास काल की थी, यानी लिखित सामग्री थी नहीं, लिपि जरूर थी लेकिन वो भी अज्ञात थी, तो आद्य इतिहास। और उससे पहले जो पाषाण युग था वो प्राग्ञ इतिहास में आता था, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहा गया। तो इस तरह से उसके बाद का जो काल है, जिसको हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं, तो पहली भारत की ऐतिहासिक सभ्यता वैदिक सभ्यता रही। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता को हम लो युगीन सभ्यता कहते हैं। लो युगीन सभ्यता, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मानव का संबंध धातु के साथ लंबे समय से रहा है। जैसा हमने पहले पढ़ा, पाषाण युग, पाषाण युग के बाद में जो कांस्य, तांबा और टिन मिलकर के कांसा बना, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कांस्य युग कहा। और कांस्य युग के बाद ताम्र, तांबे के साथ संबंध से ताम्र युग सभ्यता आ गई, और उसके बाद लोह युगीन सभ्यता आ गई, क्योंकि मानव का धातुओं के साथ संबंध रहा। वैदिक काल में हम देखते हैं 1000 ईसा पूर्व में, 1050 ईसा पूर्व में हम कह सकते हैं, या 1000 ईसा पूर्व में कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश का स्थान है उत्तर प्रदेश अंतरजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश अंतरजी खेड़ा, जहां पर सबसे पहले लोहे के साक्ष्य मिले, लोहे के साक्ष्य मिले, और कई अन्य जगहों पर भी इस तरह से लोहे के साक्ष्य मिले। इसी हम इस सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता कहते हैं। तीसरी बात है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। पहला है वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी और अनेक साक्ष्य मिले। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है। देखिए, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ध्यान देना, परीक्षा में पूछा जाता है आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ध्यान देना, विशेषकर यह जो आर्य शब्द है यह गुण मूलक है। ध्यान रखना, गुण मूलक है, यह कर्म मूलक है, रंग मूलक नहीं है। अर्थात यह जो आर्य है यह गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक है, न तो ये जातिवाचक है, न धर्मवाचक है, न रंगवाचक है। यह गुण और कर्म होने के कारण इसको गुणवाचक की श्रेणी में रखा गया है। पूछा जाता है परीक्षा में
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम, और ये गुणवाचक का प्रतीक है, गुण मूलक का प्रतीक है। अब हमारे सामने बात आती है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को क्यों माना गया है। देखिए, आर्यों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ रहा ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋत तत्व से बना 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख ग्रंथ माना गया, और ऋग्वेद की रचना कुरुक्षेत्र और जो हरियाणा का क्षेत्र है यहाँ आसपास के क्षेत्र में हुई, और आर्यों के जीवन का उल्लेख जो मिलता है हमें पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसी आर्य सभ्यता यानी आर्यों का जो ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद होने के कारण वैदिक सभ्यता को हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये आर्य सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता कहाँ पर थी, इसका विस्तार क्षेत्र क्या था। जैसा कि हमने हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र देखा, वो नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता है। तो इसका विस्तार क्षेत्र जब हम देखते हैं, तो आर्य सभ्यता का जब विस्तार क्षेत्र की बात करते हैं तो अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग अवधारणा देते हैं। कुछ विद्वान जिसे मैक्स मूलर कहते हैं, आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। एमडीएस महर्षि दयानंद सरस्वती, एमडीएस कहते हैं तिब्बत का प्रदेश था। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आर्य ध्रुवीय प्रदेश के निवासी थे, ध्रुवीय प्रदेश। ऐसे अलग अलग एलडी काला अलग कहते हैं कश्मीर के निवासी आर्य थे। नेहरीन विद्वान पेंका, ये सब जर्मनी, आर्यों का निवास स्थान जर्मनी था। ब्रेंडिस्टिस विद्वान हुए, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान किर्गिस्तान माना, किर्गिस्तान। अगर ये इस तरह का सवाल कोई पूछा जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान किर्गिस्तान, ये तथ्य सही माना। लेकिन इन सब के बाद हमारे जो पाठ्य पुस्तक में है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमारी पाठ्य पुस्तक में ये है कि आर्य जो है वो भारत के ही मूल निवासी थे। ध्यान देना, विशेषकर आर्य भारत के मूल निवासी थे, भारत के मूल निवासी थे। ये मत हमारी पाठ्य पुस्तक में माना गया है, ये मत हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आर्य भारत के मूल निवासी थे, इस तरह का मत देने वाले हैं डॉक्टर, इतिहासकार डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद। ये जो ऐसे इतिहासकार हैं, ऐसे विद्वान हैं जो ये कह रहे हैं कि आर्य जो है वो भारत के मूल निवासी थे। अब भारत में आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, इनके संबंध में भी इन्होंने तथ्य दिए हैं। ये कह रहे हैं कि आर्य जो है वो भारत में सप्तसैंध प्रदेश के निवासी थे, सप्तसैंध प्रदेश के आर्य निवासी थे। अब सप्तसैंध प्रदेश के आर्य निवासी थे, तो सप्तसैंध प्रदेश कौन सा है उसको हम देखते हैं। यदि हम भारत के मानचित्र में देखें, भारत के मानचित्र में देखें तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को सोम्या नदी या सुषुमा नदी कहा गया। सोम्या या सुषुमा नदी जो है वो सिंधु नदी को कहा गया, और सिंधु नदी की सहायक नदी विस्ता माने झेलम, उसके बाद अचिकनी मतलब चिनाब, उसके बाद विपाशा मतलब व्यास नदी, और उसके बाद शतुद्री माने सतलज नदी, और एक जो भूमिगत नदी जिनके दो भाग रहे, जिनको सरस्वती नदी कहा गया, जिसे हमने सरस्वती नदी,
जिसकी एक शाखा है कच्छ की रानी में गई, एक सिंधु की तरफ गई जिसको हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सिंधु नदी 1, झेलम नदी 2, चिनाब नदी 3, व्यास नदी 4, विपाशा व्यास 4, शतुद्री सतलज 5, सरस्वती 6, कुंभा काबुल के क्षेत्र में, काबुल में कुंभा, उसके बाद गोमल, उसके बाद क्रूम, उसके बाद यहाँ पर स्वात। ये उत्तरी क्षेत्र में सिंधु में मिलने वाली नदियां हैं। स्वात नदी, क्रूम नदी, गोमल नदी, काबुल नदी। इस उत्तरी क्षेत्र को छोड़ करके जो सिंधु की सीमा है, सिंधु की सीमा से लेकर के और गंगा के मैदान तक, इधर यहाँ गंगा और यमुना का जो मैदान है, यानी गंगा यमुना के मैदान से लेकर के और सिंधु क्षेत्र के बहाव तक का जो क्षेत्र है, इसके बीच में, इसके पूरे क्षेत्र में 7 जो नदियां बहती हैं, 7 जो मुख्य नदियां बहती हैं, उन 7 नदियों के क्षेत्र को यहाँ पर डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने इस पूरे क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा है। सप्त सैंधव प्रदेश। परीक्षा में सवाल आता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे, स्पष्ट कीजिए। तो अपनी बुक्स में जो उल्लेखित किया है उसके अनुसार अपने लिए देखना है कि इतिहासकार डॉक्टर अविनाश चंद्र दास यानी आर्यों के मूल निवास के संबंध में सभी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए, लेकिन डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने आर्यों को भारत का मूल निवासी माना गया है और इसके संबंध में तथ्य रखते हुए उन्होंने कहा है कि आर्य लोग हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों के क्षेत्र में आर्य लोग निवास करते थे। भारत में सप्त सैंधव प्रदेश उनका मूल निवास था। आगे और तथ्य रखते हुए कहते हैं कि आर्य जो है ये 2 शाखाएं थी आर्य, यानी भारत में जो आर्य थे, एक आर्य श्रेणी थी, दूसरी अनार्य श्रेणी थी। आर्य श्रेणी और अनार्य श्रेणी के मध्य जब संघर्ष हुआ, जिसको हमने देवासुर संग्राम नाम दिया। देवासुर संग्राम का मतलब है आर्य देव लोग और वो अनार्य लोग थे, वो असुर लोग थे। इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के बाद ये जो असुर थे यानी अनार्य थे, ये अपने भारत क्षेत्र को छोड़ करके ईरान चले गए और ईरान में जाकर निवास कर दिया। वे ईरानी आर्य कहलाए, जिनका प्रमुख ग्रंथ था जिंद ए अवस्था और उसकी एक शाखा जो है वो इधर आगे बढ़ी और भारतवर्ष के सप्त सैंधव प्रदेश में निवास कर गई। इसलिए यहाँ के आर्यों का प्रमुख ग्रंथ हो गया ऋग्वेद, यानी भारत के आर्यों का ग्रंथ हो गया ऋग्वेद और ईरानी आर्यों का ग्रंथ हो गया जिंद अवस्था। इस प्रकार आर्यों की 2 शाखाएं विभाजित हो गई, लेकिन आर्य मूल रूप से भारत के निवासी थे। और क्या हमारे पास भारत में आर्य निवासी थे, इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, विशेष करके हमें ऋग्वेद में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, यानी कुल मिला के 4 वेदों में कुल 46 नदियों का उल्लेख है। चारों वेदों में 46 नदियों का उल्लेख है। इनमें से ऋग्वेद अकेले में 31 नदियों का उल्लेख है, 31 नदियों का, जिनमें से ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद का एक सूक्त है नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है और इन 21 नदियों में जो सर्वाधिक उल्लेख है वो सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है, यानी सबसे प्रमुख नदी मानी जाए
तो सिंधु नदी थी, पवित्र नदी मानी जाए तो वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा के चौतांग क्षेत्र, हरियाणा का एक क्षेत्र है जिसका नाम है चौतांग। चौतांग क्षेत्र से ये मानव पर्वत से सरस्वती नदी निकलती है। और जैसा कि यहाँ वेदों में और संहिताओं में लिखा है कि ये जो नदी है वो आगे जाकर, जैसे मैत्रेयी संहिता लिखती है, मैत्रेयी संहिता लिखती है कि ये नदी आगे जाकर के विंसन नामक स्थान, विंसन एक स्थान है, वहां से भूमिगत हो गई, आज भी भूमिगत है सरस्वती नदी। तो ये जो तथ्य हमें वेदों में मिलते हैं, ऋग्वेद में नदियों के बारे में, तो ये स्रोत नदियां हैं, ये सारी सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। एक बार वापस पुनः देख लें, डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ये मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। इनके भारत के मूल निवास में इन्होंने जो क्षेत्र बताया वह है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब ये हुआ कि ये जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां, यानी सिंधु है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, व्यास है, सतलज है, जिनको हम संस्कृत नामों से भी जानते हैं, इन 7 नदियों के और सरस्वती सहित ये 7 नदियां जिसको सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, यहाँ आर्य निवासी थे। आर्यों की 2 शाखाएं थी। एक शाखा जिसे हम अनार्य कहा वो इनसे पराजित होकर के ईरान चली गई और ईरान में इनका जिंदे अवेस्ता ग्रंथ है। दूसरी शाखा भारत में रही जिनका प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में आर्यों की संस्कृति में इन नदियों का जो उल्लेख किया गया है, इसलिए ये आर्य सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। तो स्पष्ट रहे कि आर्य सभ्यता को हम लोहयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, हम इसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, हम इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो आर्य थे वो भारत के ही निवासी थे। इस तथ्य को हमने डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद के विवरण के अनुसार देखा है। अब हम बात करते हैं आगे। जब आर्य संस्कृति भारत के सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी इनकी एक सीमा मानी जाए तो वो काबुल, जिसको कुंभा नदी कहते हैं, कुंभा काबुल, वहां से लेकर के और ये लोग अंत में गंडक नदी तक इनका राज्य जो है, वो क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ता है। यानी संपूर्ण उत्तर भारत का नदी क्षेत्र, जिसमें ऋग्वैदिक काल में, यानी वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल जो माना जाता है 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये दोनों मिलाकर हमारी पाठ्य पुस्तक में, ध्यान देना, इन दोनों को मिलाकर के वैदिक सभ्यता नाम दिया है। ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, ये तो मृत भांडों के आधार पर वर्गीकरण है। लेकिन हमारे यहाँ स्पष्टीकरण लोहयुगीन सभ्यता के रूप में है। तो लोहयुगीन सभ्यता में दोनों ही आ जाती है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो हम दोनों की मिला के बात करें, दोनों को मिला के वैदिक सभ्यता कहा गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता में प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता के जीवन को हम देखते हैं और वैदिक सभ्यता के जीवन में राजनीतिक जीवन को हम देखते हैं। राजनीतिक जीवन, यदि हम वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात करें तो वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक है यहाँ की शासन प्रणाली, तंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। दूसरा है यहाँ की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। तीसरा है यहाँ की जो शासन प्रणाली थी उसका एक श्रृंखलाबद्ध वर्गीकरण है, उसको हम देखते हैं। यानी सबसे बड़ी इकाई है वो है राष्ट्र, राष्ट्र के बाद जन, जन के बाद विश्व, विश्व के बाद ग्राम,
ग्राम के बाद कुल, कुल के बाद परिवार। ये जो श्रृंखलाबद्ध राजनीतिक जीवन की वैदिक काल की स्थिति है, यानी सबसे छोटी इकाई। ध्यान रहे, वैदिक काल एकमात्र ऐसा काल है जहां परिवार को एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना गया है। सबसे छोटी इकाई राजनीतिक इकाई है परिवार। परिवार के बाद बहुत सारे जो परिवारों का समूह है वो मिलकर के एक कुल बनता है, और इस कुल का मुखिया कुलप कहलाता है। कुलप, कुल के मुखिया को कुलप कहा गया। अनेक प्रकार के कुल मिलकर के ग्राम बनता है। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता है। अनेक ग्राम मिलकर के विश्व का निर्माण हुआ। विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहा गया। अनेक विषयों से एक जन का निर्माण हुआ। जन के प्रमुख को जनस्य गोपा, जनस्य गोपा या राजा कहा गया। यह राजा आगे बढ़कर के इस अनेक जनों से एक समूह बनाते हैं, एक इकाई बनाते हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं, चक्रवर्ती सम्राट, और वे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो वैदिक काल में देखा जाए, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जन थी। जन के बाद विश्व, इसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद कुल, कुल के बाद परिवार। लेकिन वैदिक काल को हम संपूर्ण वैदिक काल को देखें तो सबसे बड़ी इकाई है राष्ट्र। सबसे बड़ी इकाई है राष्ट्र और सबसे छोटी इकाई है परिवार। तो परिवार, अनेक परिवार जो थे, परिवार एक राजनीतिक संस्था थी और अनेक परिवार मिलकर के कुल, कुल का मुखिया होता था वृद्ध व्यक्ति जिसको कुलप कहा गया। अनेक कुलों से एक ग्राम की इकाई बनती है। ग्राम का मुखिया ग्रामीण कहलाया। उसके बाद अनेक ग्रामों के समूह से विश्व का निर्माण हुआ जिसको विश्वपति कहा गया, जिसका मुखिया विश्वपति है। अनेक विश्व मिलकर के जन नामक इकाई बनी और जन का प्रमुख जनस्य गोपा या राजा जन कहलाता है। और जन के बाद, जन की यदि हम बात करें तो जन का उल्लेख जो है 122 बार उल्लेख हुआ है। तो जन के बाद सबसे बड़ी इकाई जो है वो राष्ट्र है। राष्ट्र सबसे प्रमुख और बड़ी इकाई मानी जाती है। जैसे राष्ट्र बना तो पूरे भारत में वर्गीकरण हो गया कि उत्तर के क्षेत्र में, दक्षिण के क्षेत्र में, पूर्व के क्षेत्र में, पश्चिम के क्षेत्र में, ऐसे वर्गीकरण किया गया। पूर्व के क्षेत्र के राजा के क्षेत्र को साम्राज्य कहा गया। दक्षिण के क्षेत्र को भोज कहा गया। भोज, प्राची और प्रतीची, वैराज्य, वैराज्य और राज्य, इस तरह का वर्गीकरण जो है पूरे साम्राज्य का किया गया। और इस पूरे साम्राज्य को राष्ट्र इकाई कहा गया। राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। ध्यान रखें, सबसे बड़ा जो समूह है राष्ट्र, जिसका प्रमुख राजा। वैदिक काल में विशेष ध्यान देना, वैदिक काल में राजा वंशानुगत था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वैदिक काल का जो राजा है वंशानुगत होने के बाद भी राजा का निर्वाचन होता था, यानी वंशानुगत में भी योग्य व्यक्ति का चयन होता था। निर्वाचन कौन करता था? बहुत प्राचीन काल में एक राजनीतिक संस्था थी जिसको विदत कहा गया। ये विदत निर्वाचन करती थी। सबसे पहले विदत थी, विदत था, जिसको विधाता भी कहा गया, विदत भी कहा गया। ये सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी। इसका अग्नि भी है, यानी यहाँ पर राजा की परीक्षा होती थी। परीक्षा के बाद राजा का निर्वाचन होता था। विदत, इस विदत के बाद में फिर दो राजनीतिक संस्थाएं बन गई, एक सभा बनी और एक समिति बनी। जैसा कि ऋग्वेद उल्लेखित करता है, सभा को 8 बार उल्लेखित करता है और समिति को 9 बार उल्लेखित करता है। तो समिति और सभा ये दो ऐसी राजनीतिक संस्थाएं हैं जो राजा को चलाती है, राजा को निर्वाचित करती है और राजा को नियंत्रित करती है और राजा को न्याय करने के तरीके भी सुझाती है। सभा कहेंगे तो सभा न्याय के तरीके सुझाती है,
तो समिति जो है राजा का निर्वाचन और राजा को सचेत रहने के लिए, कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए सचेत करती है। तो इस तरह की ये दो राजनीतिक संस्थाएं बाद में सभा और समिति का निर्माण हुआ। तो हम बात करते हैं राजनीतिक संस्था, सभा और समिति। तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इसलिए राजा को